Hello students, the man sitting in front of you is Gaurav Khurana. I am the director of the Gista Institute and teacher of accounts and economics for class 11th and 12th. अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो अब तक 14 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं और मेरा इंस्टीट्यूट अब तक मोर देन 4500 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। ये बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि जो बातें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं आप उन सारी बातों को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करें, जरूर फॉलो करें। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत जल्दी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और जो सबसे पहला एग्जामिनेशन है वो है इंग्लिश का। पूरे साल आप लोगों को आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके ट्यूशन टीचर ने बहुत डराया कि बोर्ड एग्जामिनेशन मुश्किल आता है, प्रॉपर अटेंड नहीं हो पाता और बहुत सारी बातें आपको बताई कि कैरियर की ग्रोथ नहीं मिलती, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अगर मार्क्स अच्छे ना आए, मार्क्स कम आ जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें बताकर आपको डराया गया और कोशिश करी गई आपको पढ़ाने की। लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि अचानक पिछले कुछ दिनों से उन्हीं टीचर्स ने आपको बोलना चालू कर दिया कि बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन इजी आता है, घबराओ मत, टेंशन मत लो, पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चे के दिमाग में एक सवाल आया कि जो टीचर पूरे साल से हमें ये बोल रहा था कि बोर्ड एग्जामिनेशन मुश्किल आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन मुश्किल आता है, अचानक उसने ये बोलना क्यों चालू कर दिया कि बोर्ड एग्जामिनेशन इजी आता है। क्या उसने ऐसा इसलिए बोलना चाहा कि हम जो डर गए हैं, हम जो नर्वस हो गए हैं, जो बच्चा पूरे साल से पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ने में लगा हुआ है बहुत नर्वस होकर कि बोर्ड एग्जामिनेशन पहला एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, और जो पूरे साल नहीं पढ़ा, अब तो फिलहाल उसने भी पढ़ना चालू कर दिया कि उसको मोटिवेशन मिल जाए कि कोई बात नहीं, पेपर इजी आता है, चल यार तू पढ़ ले, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। कि आखिर टीचर ने अचानक ये बोलना क्यों चालू कर दिया कि बोर्ड एग्जामिनेशन इजी आता है। क्या सच में बोर्ड एग्जामिनेशन इजी आता है? और अगर हाँ ये बात सच है अगर कि बोर्ड एग्जामिनेशन इजी आता है तो हर बच्चा 90 मार्क्स क्रॉस क्यों नहीं करता? हर बच्चे के 100 मार्क्स क्यों नहीं आते? आखिर बच्चा क्यों 40s में रह जाता है, 50s में रह जाता है, 80s में रह जाता है, लेकिन वो 90s और 100 में नहीं पहुंच पाता? अगर बोर्ड एग्जामिनेशन इजी था तो क्या सच में टीचर ने सिर्फ हमारे दिमाग से एक्स्ट्रा बर्डन को, हमारी टेंशन को रिमूव करने के लिए हमें ऐसा बोला है? वेल, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताना चाहूंगा कि यस, ये बात सच है कि बोर्ड एग्जामिनेशन इजी आता है, लेकिन आप लोगों को पूरे साल डराया जाता है, इस बारे में बताया जाता है कि बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन मुश्किल आएगा, क्योंकि 12th के बाद कि आपकी लाइफ एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है, आपकी जॉब्स को डिसाइड करती है, आपकी पोस्ट को डिसाइड करती है, आपकी इनकम को डिसाइड करती है। क्योंकि आप जितने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, 12th पास करने के बाद आपको उतने बेटर ऑप्शंस दिए जाते हैं या मिलते हैं। यानी 12th की मार्कशीट आपके हाथ में एक एटीएम कार्ड है जो हर जगह अप्लाई नहीं होगा। कहां पर अप्लाई होगा ये आपकी मार्कशीट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से पूरे साल आपको डराया जाता है कि हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन मुश्किल आता है। लेकिन अगर मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन मुश्किल नहीं आता। अगर मैं आपको अपने 14 साल के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बच्चा एग्जाम देके घर पे आता है तो मैंने आज तक बच्चे के मुंह से ये नहीं सुना कि सर पेपर मुश्किल आया था। मैंने जो एक्सक्यूज सुने वो कुछ डिफरेंट एक्सक्यूज हुआ करते हैं। जैसे बच्चा आके बोलता है कि सर पेपर तो इजी आया था लेकिन टाइम कम हो गया, अटेंड ही नहीं कर पाया,
मैडम ने लिखने नहीं दिया, आखिरी का एक क्वेश्चन लिख रहा था, छीन लिया आंसर शीट हाथ से। कि पेपर तो पूरा आता था, लेकिन मैंने देखा पेपर बहुत लेंथी था, मैंने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करी, बस लिख कर आ गया। कि पेपर तो इजी आया था, लेकिन सर मेरे को डाउट है, पता नहीं मैंने वो क्वेश्चन नंबर 3 करा था, पता नहीं उसके ऊपर लिखा आंसर नंबर 3 या नहीं लिखा, या ऐसे ही आंसर लिख दिया। या बच्चा मुझे आगे कहता है सर पेपर तो बहुत अच्छा कर गया, लेकिन पता नहीं टीचर को राइटिंग समझ में आएगी नहीं आएगी। पेपर इजी था। जो थोड़ा सा कम पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो भी आके एक बात बोलता है कि सर पेपर ना बहुत इजी आया था, थोड़ा सा और पढ़ लेता ना और अच्छे नंबर आते। बच्चा मुझे आके ये नहीं बोलता कि सर पेपर मुश्किल आया था। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूं कि यस, जो आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो सच में इजी आता है, मुश्किल नहीं होता। लेकिन हमारी कुछ सिली सिली सी मिस्टेक होती है, कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से हम 80s में 90s में 100 मार्क्स लाने से चूक जाते हैं। वेल, ये मिस्टेक्स क्या क्या होती है? सबसे पहली मिस्टेक्स हमारे सामने आती है, डेट इज कॉल्ड टाइम एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन बहुत बुरा होता है हमारा, बहुत बुरा। क्या होता है, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आया, हमने करना चालू करा, फर्स्ट एग्जामिनेशन है, बड़ा अच्छा अच्छा बना बना के लिख रहे होते हैं, जैसे टीचर को हम मिठाई परोस के दे रहे हैं, अरे बड़ा एक एक वर्ड प्रॉपरली बना रहे होते हैं। जब 1 घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है और हम टाइम उठा के देखते हैं, वॉच उठा के देखते हैं, तब पता चलता है कि यार पेपर तो आधा भी सॉल्व नहीं हुआ और आधा टाइम निकल गया। अब बाकी का जो आधा टाइम बचा, उसके अंदर पेपर को सॉल्व करना, जो कि आधे से ज्यादा बचा हुआ है, इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटिंग टास्क। टाइम मैनेजमेंट, जहां बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स खाते हैं और मैक्सिमम बच्चे के मुंह पे एक ही एक्सक्यूज होता है कि सर पेपर छूट गया। बच्चे, पेपर छूटना नहीं चाहिए। आप लिमिटेड लिखो। आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर के ना ऊपर लिखा होता है कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन में इतने वर्ड्स में लिखना है, इतने मार्क्स का क्वेश्चन इतने वर्ड्स में लिखना है। कभी भी अपने माइंड को यूज करके आप उस वर्ड लिमिट को तोड़ने की कोशिश मत करो। अगर आपने वर्ड लिमिट तोड़ी तो टीचर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं देगा, लेकिन आपकी इस सिली मिस्टेक की वजह से हो सकता है कि आखिरी में आप कुछ क्वेश्चंस अटेंड करने से रह जाओ। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो बच्चे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उस ऊपर लिखा हुआ था 4 मार्क्स का क्वेश्चन 60 वर्ड्स में आंसर देना है, लेकिन क्योंकि आपको वो आंसर बहुत अच्छे से आता था, आपने कहा नहीं यार मैं तो बड़ा लिखूंगा इसको। आपने क्या करा, 60 की जगह पे 180 वर्ड का आंसर लिख दिया। एक दूसरा बच्चा जिसने 60 to 70 वर्ड्स का आंसर लिखा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, टीचर ने आपको भी 4 मार्क्स दे दिए, उसको भी 4 मार्क्स दे दिए, लेकिन वो बच्चा आपके कंपैरेटिवली ज्यादा शार्प निकला, ज्यादा होशियार निकला, ज्यादा इंटेलिजेंट निकला। पता है क्यों? क्योंकि आपने टाइम वेस्ट करा है लिख लिख के। इतना लिखना नहीं था उसके बारे में जितना आपने उस क्वेश्चन के बारे में इतना बड़ा आंसर लिख दिया जितने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने ये है टाइम एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन के लिए हम एक सॉल्यूशन लेके चलते हैं, डेट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच सॉल्यूशन। आप अपनी वॉच को अपने साथ एग्जामिनेशन के अंदर लेके जाएंगे। मेक श्योर कि वो सिंपल वॉच होनी चाहिए, वो जो आजकल डिजिटल वॉचेस चल रही है, वो कैलकुलेशन वाली, फोन वाली, वो सब नहीं होनी चाहिए। आप अपनी वॉच को एग्जाम के अंदर लेके जाएंगे, अपने डेस्क पे अपने सामने रखेंगे और आप टाइम एस्टिमेशन फॉलो करेंगे। टाइम एस्टिमेशन से ध्यान आया, अभी थोड़ी देर पहले मैं लैपटॉप के ऊपर आप लोगों का सैंपल पेपर चेक कर रहा था इंग्लिश का, तो मुझे उसका दिखा सेक्शन ए, डेट इज अ रीडिंग सेक्शन, जो कि 20 मार्क्स का होता है। अराउंड उसके अंदर 14 क्वेश्चन होते हैं, 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं। 20 नंबर का होता है हमारे सामने रीडिंग सेक्शन। इसमें पैसेज दे रखा होता है और उस पैसेज के बिहाफ के ऊपर हमें आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन कितने हैं? 14। मार्क्स कितने हैं? 20। मैं आपको इसके लिए देता हूं 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो जाना चाहिए, अगर वो 20 नंबर का है तो। अगर वो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 15, अगर वो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 30 मिनट के अंदर आप वॉच का यूज करेंगे। आपका एग्जाम चालू हुआ, आपका टाइम चालू हुआ, आपको पता है 30 मिनट के अंदर मुझे इस आंसर को पूरे के पूरे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट करने हैं।
चाहे मेरे को आंसर की लेंथ छोटी करनी पड़ जाए, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे सामने आता है। ये भी पैसेज वाला क्वेश्चन होता है और इसमें बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं और ये होता है हमारा 10 मार्क्स का। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको 14 मिनट्स दिए जाते हैं, 14 मिनट दिए जाते हैं। 14 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा। इसी तरह से आपके सामने और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन 6 मार्क्स के भी होते हैं। इन सबका अगर मैं आपको एक रफली टाइम एस्टिमेशन दे दूं, बेसिकली ये रफली नहीं है, आप इसी को फॉलो करेंगे। अगर आप 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट दिए जाते हैं। आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक जो 60 से 70% स्टूडेंट करता है इंग्लिश के एग्जाम के अंदर, वो स्पीड की मिस्टेक होती है, वो पेपर छोड़ के आता है और ये गलती आपने नहीं करनी। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको हार्डली 5 मिनट दिए जाएंगे। आपको 5 मिनट में, चाहे आप उसकी प्रेजेंटेशन छोटी कीजिए, कुछ भी छोटा कीजिए, लेंथ छोटी कीजिए, आपको 3 नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट में सोल्व करना है। जो भी 4 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपने 6 मिनट में सोल्व करना ही करना है। जो 5 मिनट का क्वेश्चन होगा वो आपने 7 मिनट के अंदर सोल्व करना है। जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको दिए जाते हैं 10 मिनट। यानी मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 20 नंबर का हो सकता है, उसमें आप पूरा आधा घंटा लगाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा आपका 10 नंबर का, जिसमें आप 14 मिनट्स लगाओगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए 5 मिनट, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए 6 मिनट, जो 5 मिनट का क्वेश्चन है उसके लिए 7 मिनट और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए 10 मिनट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइम एस्टिमेशन को फॉलो कीजिए, तभी जाकर एक चीज की श्योरिटी आ पाएगी कि आपका पेपर पूरा अटेंड होगा। बच्चे देखो, ऐसा होता है कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं और हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमें नहीं आता, लेकिन हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं आता हमें, लेकिन इससे रिलेटेड ना वो वाली बात पता है हमें। तो बच्चों, अगर आप टाइम एस्टिमेशन फॉलो करते हो तो आप ऐसे क्वेश्चनों को अटेंड कर पाओगे। आपको पता है कि इसका आंसर मुझे आता नहीं, लेकिन मैंने इस चैप्टर में इससे रिलेटेड वो वाली बात पढ़ी थी, तो आप वही बात उठा के लिखेंगे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो आपने क्वेश्चन को अटेंड करा, आपके अटेंड करने के बाद, और दूसरा अगर आपका लक अच्छा हुआ, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो क्या पता जो क्वेश्चन का आंसर आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे सही लग रहा था कि शायद इसका आंसर वो है, या इसका आंसर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो वाला पैराग्राफ मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या पता टीचर भी वही चाहता हो और आपको वो उस क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स दे दे। तो बेटा, पेपर आप लोगों को नहीं छोड़ना, क्योंकि अटेंडिंग के मार्क्स होते हैं और आपको हर चैप्टर के बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो इसलिए आपने टाइम एस्टिमेशन को जरूर फॉलो करना है और पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, पहली बात हमने खत्म कर दी टाइम एस्टिमेशन वाली, दूसरी बात आती है बेटा प्रेजेंटेशन की। आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश के पेपर के अंदर जो अपनी लैंग्वेज रखेंगे वो बहुत सॉफ्ट रखेंगे। सॉफ्ट का मतलब इजी। आपने कभी घर में न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़िए तो न्यूज़पेपर पढ़ के ऐसा लगता है, अगर हमें इंग्लिश नहीं भी आती ना या कम आती है, तो न्यूज़पेपर पढ़ के ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो इंग्लिश यूज की जाती है, या कभी न्यूज चैनल देखिए, जो इंग्लिश यूज की जाती है वो बहुत सिंपल होती है। तो आपको इसी सिंपल इंग्लिश को यूज करना है अपने पेपर के अंदर। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपके वोकैबुलरी के वर्ड्स जो आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं से डालने हैं, आप ऐसे कुछ वर्ड्स याद कर लीजिए। यह सबसे बेस्ट तरीका है। आपकी रीडिंग बुक के पीछे हर चैप्टर के फिनिश होने के बाद कुछ वर्ड्स मीनिंग दे रखे होते हैं। आप हर चैप्टर के 2-2, 3-3, 4-4 वर्ड्स और उनके मीनिंग्स याद कर लीजिए। कुछ ना कुछ तो उस चैप्टर में से एग्जाम में आएगा। तो आपने मान लो किसी चैप्टर के 3 वर्ड्स याद करे हुए और उस चैप्टर का क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप जरूरी ना उन तीनों वर्ड्स को उस क्वेश्चन के अंदर डाल दीजिए, आंसर के अंदर डाल दीजिए। जब आप नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको ध्यान है कि चैप्टर के एंड के अंदर मैंने वो 3 वर्ड्स पढ़े थे इसके, उनके मीनिंग ये थे, आपको मीनिंग पता है। जब आपको मीनिंग पता है तो आप उसको पुट भी कर दोगे,
तो आप उस वर्ड को उठा के वहां पुट कर दीजिए। यह आपकी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन का पार्ट होगा। वेल प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, आप पोस्टर बना रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक हमारा राइटिंग स्किल सेक्शन होता है। बेसिकली राइटिंग स्किल सेक्शन क्लास 12 के अंदर इसलिए दिया गया, ग्रामर को रिमूव कर दिया गया, और राइटिंग स्किल सेक्शन 12 के अंदर इसलिए दिया गया क्योंकि टीचर देखना चाहता है कि बच्चे की रिटन एबिलिटी कैसी है, बच्चे का रिटन स्किल कैसा है। ये राइटिंग सेक्शन आपको इसलिए दिया गया और आपकी ग्रामर रिमूव कर दी गई। तो राइटिंग सेक्शन को अच्छा करने के लिए जरूरी है कि आप जो भी फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, जो भी आप पोस्टर बना रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। उसका कंटेंट अंदर जो भी आप लिख रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए। वोकैबुलरी, थोड़ी बहुत ग्रामर आपको प्रॉपर यूज करनी है। ध्यान देना है आपको कि आपको वर्ड्स की मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को, कि स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो। इन चीजों का ध्यान देना है। सॉफ्ट इंग्लिश का यूज करना है, ये भी आप जरूर ध्यान देंगे इस चीज के अंदर, तो आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट हो पाएगी। अगली जो हमारे सामने चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्रॉपर स्पेस। आपने क्वेश्चन अटेंड करा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा थोड़ा गैप दीजिए, गैप। क्योंकि गैप ना, ऐसा देखो होता है, आप याद करो, आपने कभी स्कूल में एग्जाम दिया होगा, तो आपने एग्जाम दिया और टीचर कोई आंसर चेक करने से टीचर से मिस हो गया, या उसको ढंग से समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन नंबर क्या डाला हुआ है, या कौन सा आंसर है, या कहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ और कहाँ से आंसर चालू हुआ, कौन सा नेक्स्ट आंसर चालू हो गया, तो टीचर ने पेपर सॉल्व करके आपको दे दिया और आपको बोल दिया बेटा फेल हो। आपने कहा अरे मैं फेल कैसे हो गया? आप टीचर के पास ले गए, मैम आपने ये वाला आंसर चेक नहीं करा, मैंने यहाँ लिखा हुआ था। तो टीचर ने कहा ओ अच्छा, तो टीचर ने 2 की जगह 4 नंबर कर दिए। लेकिन बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को आंसर शीट नहीं दिखाई जाएगी। तो मेक श्योर कि जब आपने एक आंसर लिख लिया, आप एक प्रॉपर स्पेस छोड़िए, फिर आप दूसरा आंसर लिखिए, फिर एक प्रॉपर स्पेस छोड़िए, फिर तीसरा आंसर लिखिए, ताकि टीचर से वो मिस्टेक ना हो जो क्लास टीचर से स्कूल में हो रही थी। क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर चेक करेगा वो भी एक क्लास टीचर होगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि वो आपके स्कूल का नहीं होगा, डिफरेंट स्कूल का होगा। लेकिन जो मिस्टेक आपके स्कूल का टीचर कर रहा था, वही सेम मिस्टेक दूसरे स्कूल के टीचर के साथ भी हो सकती है। वेल आपको पेपर पूरा कंप्लीट अटेंड करना है। शुरू में आपको 15 मिनट फालतू दिए जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दोनों क्वेश्चन पैसेज के बिहाफ के ऊपर है, और पैसेज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। मतलब आप उसको एक बार रीड करेंगे, आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो वो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है, आप उसमें मैक्सिमम टाइम इन पैसेज को देने की कोशिश कीजिए, ताकि ये पैसेज आपको समझ में आ जाए, ताकि आपके 20, पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, दूसरा 10 नंबर का, कि आपके 30 नंबर कवर हो जाए। कि आपने पैसेज को 3-4 बार रीड कर डाला, दोनों पैसेज को अच्छी तरीके से, तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, और फिर दोबारा से पैसेज पढ़ेंगे, जब आपका बोर्ड का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, इसका आंसर क्या लिखना है। वेल इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपकी स्क्रीन पे नीचे मेरा फोन नंबर आ रहा है, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वेल गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और इसके बाद की वीडियो भी जरूर देखिएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरह की मिस्टेक्स एक आंसर शीट के अंदर, जब इंग्लिश का आंसर शीट चेक हो रही होती है, तो किस तरह की मिस्टेक्स बच्चा एग्जाम के अंदर करके आता है, ताकि ये सारी की सारी मिस्टेक आपके हैंड पे ना हो और आप वही स्टूडेंट बने जो 90s के अंदर 95, 96, 97, 99 और 100 स्कोर करते हैं। वेल गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। चक दे इंडिया। थैंक यू वेरी मच।